नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लच्छीवाला नेचर पार्क में राज्य वन्यजीव सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने राजाजी नेशनल पार्क के ऑफिशियल वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। साथ ही राजाजी नेशनल पार्क के लिए 2 रैपिड रेस्पॉन्स वाहन का लोकार्पण भी किया है। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक नए पर्यटन स्थल को विकसित किया जाए। साथ ही नए पर्यटन स्थलों का निर्माण में विशेष ध्यान रखा जाए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पंचायत चुनाव के परिणाम आने पर हरिद्वार की जनता को आश्वस्त किया है कि सरकार उनके विकास के लिए काम करेगी और जो हित में होगी उन हितों को सुरक्षित रखते हुए काम किया जाएगा। यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि आजादी के बाद यह पहला अवसर है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव में बीजेपी का बोर्ड बना है और इसके पीछे जो पार्टी के जो मेहनत है वह अब रंग लाई है। तो मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने शिष्टाचार भेंट किया और इस मौके पर सीएम धामी ने नाना पाटेकर को सांस्कृतिक टोपी पहनाई है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है और फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा फिल्म निर्माता आए। सिंगल विंडो सिस्टम से शूटिंग की अनुमति प्रदान की जा रही है और साथ ही शूटिंग के लिए किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। और 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत उत्तराखंड ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट स्पेशल मेंशन आपको बता दें कि पुरस्कार प्राप्त किया है। तो वहीं फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का नैसर्गिक सौंदर्य और वातावरण फिल्मों की शूटिंग के लिए बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के लोग बहुत अच्छे हैं, यहां के लोगों के व्यवहार में सौम्यता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग का उनका अच्छा अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपना घर बनाना चाहते हैं। बता दें कि नाना पाटेकर उत्तराखंड में एक मराठी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के जन्मदिन पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को बधाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व सीएम मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी ने लंबे समय तक देश और प्रदेश की सेवा की है और आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान सड़कों का जाल बिछाया और ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर साबित हो गए। आपको बता दें कि भुवन चंद्र खंडूरी की पुत्री और उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि पिताजी लोगों की ओर से बहुत प्यार मिला है और इस प्यार के वो ऋणी रहेंगे। आज जनरल साहब का जन्मदिन है और उन्होंने लंबे समय से देश की और प्रदेश की सेवा की है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। उनके द्वारा अनेकों कार्य, जहां सड़कों के क्षेत्र में भारत में मंत्री रहते हुए और उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम ऐसे कामों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। हम सब लोग उनसे प्रेरणा लेकर उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। साहब का आज 90वें वर्ष में वो प्रवेश कर रहे हैं, तो एक बेटी होने के नाते मेरी इच्छा थी कि बहुत समय ऐसा होता था कि हम लोग मिल नहीं पाते थे, उनके जन्मदिन पर केवल फोन पर ही बात हो जाती थी। तो आज मौका भी था और क्योंकि एक माइलस्टोन भी है कि हम 90th ईयर में प्रवेश कर रहे हैं और हम सब यहीं थे, परिवार यहीं था, मेरे बच्चे यहीं हैं, भाई यहीं हैं, तो इसलिए एक इच्छा हुई कि पिताजी के साथ जन्म दिवस मनाया जाए। और जब पता चला तो आप जानते हैं उनके से बहुत प्रेम भी करते हैं, काफी लोग भी
पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए। सारा दाम यहाँ बता देते हैं। अरे तो भाई वहाँ भीड़ इतनी सारी हो जाती है, सारा दाम यहाँ बता देते हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने निजी स्टाफ को नियुक्त करने वाले पत्र पर सफाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो निजी स्टाफ रखा गया है उसकी नियुक्तियां कहीं पर भी नियम के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने जो उन्हें अधिकार मिले हैं उसी के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं। हम लोग सब जानते हैं कि ये जो मेरे साथ स्टाफ है वो मेरा पर्सनल स्टाफ है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मंत्री हों और केंद्र के मंत्री हों, सबको अधिकार होता है कि वो पर्सनल स्टाफ रखें। तो देहरादून से खबर है, जहां पर प्रदेश सरकार उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में युवाओं को 70% रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद से सचिव पंकज पांडे ने कहा कि हम प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी ला रहे हैं और जिसको लेकर करीब 30 एकड़ की जमीन पर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है। वहीं माइनिंग को लेकर उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए, माइनिंग 1 अक्टूबर से प्रारंभ कर ली जाएगी, क्योंकि 3 महीने की रोक रहती है, वो खत्म हो रही है। मेरे द्वारा इस संबंध में बैठक की जा चुकी है, आज भी एक बैठक में कर रहा हूं। इसमें सभी तैयारियां जो की जाती है पहले जनपद स्तर पे और अलग निगमों के स्तर पे, उस पे डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1 तारीख से सुचारू रूप से हर जगह पे जहां पे लीगल पट्टे जहां अलॉटेड है वहां पर माइनिंग शुरू कर ली जाए। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने अमित ग्राम गुर्जर प्लॉट गुमानीवाला में केवल सिंह के घर पर अचानक छापेमारी की है। आपको बता दें कि टीम को देखकर घर में सो रहे सभी लोगों में हड़कंप मच गया और साथ ही आपको बता दें कि आबकारी विभाग के अधिकारियों ने पूरे घर की तलाशी ली और इस दौरान 2 दीवारों के बीच चुनाई कर छिपाकर रखे गए एक टैंक पर आबकारी विभाग की नजर पड़ी और पूछताछ करने पर घर के लोग टैंक के बारे में सही जवाब देने से बचते नजर आए। सख्ती से पूछताछ की गई तो केवल सिंह के नाम के युवक ने परत दर परत कच्ची शराब के धंधे की पोल खोलनी शुरू कर दी। आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि टैंक से 90 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और टैंक से बाकायदा कमरे के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई थी। जब टंकी खोली जाती थी तो पाइपलाइन के जरिए कच्ची शराब निकाली जाती थी। आबकारी विभाग की टीम ने बताया कि केवल सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि आबकारी विभाग की टीम ने ये छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी ही शातिर तरीके से एक टैंक के जरिए अवैध कच्ची शराब को स्टोर करके जिसे रखा जाता था उसको निकाला जाता है और एक पाइप के जरिए ये शराब देख सकते हैं किस तरीके से टैंक से बाहर निकाली जाती है। आबकारी विभाग की टीम ने आपको बता दें कि छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान ये बड़ी जानकारी मिली है, बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 90 लीटर कच्ची शराब टैंक में भरी हुई थी और उसको जब्त कर लिया गया है और पाइप के जरिए ये शराब निकाली जाती थी। कितना फोर्स में आ रहा होगा। ग्राम गुज्जर प्लॉट जो है वहाँ पे अवैध कच्ची शराब रखी गई है, भारी मात्रा में शराब रखी गई है। तो हमको सूचना मिलने पर हमारी टीम द्वारा वहाँ पे छापेमारी की गई और रात को लगभग 12 बजे के करीब जब हमारे द्वारा दरवाज़ा उनका खटखटाया गया तो काफ़ी देर तक उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर हम लोगों ने जबरन उनसे दरवाज़ा जब खुलवाया तो घर में तलाशी ली। पहले तो कुछ मिला नहीं, स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ी बहुत जो कच्ची शराब थी पॉलीथीन में उन्होंने पैक करके जो बेचने के लिए बना के रखते हैं पौवे के रूप में, वो हमारे द्वारा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वे साहस और वीरता के प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवित रहेगी।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के टोप श्रीकोट गांव पहुंचकर अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट की कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया है और टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हत्याकांड के तीनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और हत्याकांड के आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी दी है। तो वहीं केंद्रीय रक्षा और राज्य पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में जल जीवन मिशन की बैठक की और बैठक में अधिकारियों को सभी पेयजल योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के बचे हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारियों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मिशन हर व्यक्ति तक पेयजल पहुंचाना है। नैनीताल जिले में जल जीवन मिशन के तहत 929 करोड़ की 510 पेयजल योजनाएं चल रही हैं और अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक नैनीताल जिले की 1289 स्कूल और 979 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल किल्लत को दूर किया गया है। जो पहले जिसका प्रतिशत बहुत कम था, 20% भी नहीं था, तो आज हमने इतने घरों में कनेक्शन दे दिया है। लगभग 60% लोग आज सेवित हो चुके हैं। इतने परिवारों को कनेक्शन दे दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में नल और नल में जल, जो मोदी जी ने कहा, बहुत सोच विचार कर ये योजना प्रारंभ की गई, जल जीवन मिशन। तो एक काशीपुर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें वन विभाग और साथ ही विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना और गुरविंदर सिंह चंडोक मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष विकास सक्सेना ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए आगामी 3 अक्टूबर को सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर दौरे पर रहेंगे और वो पूरे उधम सिंह नगर में चल रही योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर तैयारियां की गई। आज प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक माननीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, और जिन्होंने एक इतिहास रचने में अपना योगदान दिया, ऐसे आदरणीय कैलाश गहतोड़ी जी, पूर्व विधायक आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, प्रदेश मंत्री चंडोक जी, लोकसभा के मीडिया प्रभारी ललित सहगल जी और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। मंत्री जी का विधायक जी के नाम एक पत्र है, उसमें उन्होंने कहा है कि आप काशीपुर की 8 बड़ी मांगे, आपके 8 बड़े जो काम हों, जरूरी हों, आवश्यक हों, जो रुके हुए हों, जिसको आप ये समझते हैं होने चाहिए लेकिन रुके हुए, उनकी लिस्ट बनाकर, डिटेल बना करके और उसे उपलब्ध करा दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2 ईरा है, एक मोदी जी से पहले का ईरा, 2014 से पहले का ईरा, और एक 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद का ईरा। तो उन दोनों में फर्क है, हर आदमी नोटिस कर रहा है कि फर्क आया है। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने अल्मोड़ा जिले का दौरा किया और कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में शुमार है और पहाड़ में परिवहन को सुगम बनाने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल में ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर 4 धाम यात्रा रूट के साथ ही अन्य सड़कों में दुर्घटना स्थलों का चिन्हीकरण किया है और इन जगहों पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मंडलों में खुलने जा रहे ड्राइवर प्रशिक्षण संस्थानों में वाहन चालकों को विशेष जानकारी दी जाएगी। तो आपको बता दें अल्मोड़ा से खबर है जहां पर आपको बता दें कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास उत्तराखंड सरकार में
परिवहन मंत्री हैं और उनका दौरा था और सड़क सुरक्षा को लेकर आज ये यहां पर बैठक का आयोजन किया गया। ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना को लेकर भी जिसमें चर्चा की गई और उन्होंने कहा कि ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर में ड्राइवरों को अच्छी और सुगम यात्रा करवाने के लिए जानकारियां दी जाएंगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पर्यटन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है और उसी को लेकर आपको बता दें कि वहां पर टैक्सियों की भरमार है और उसी के चलते अब ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण के चलते ट्रेनिंग सेंटरों की स्थापना की जाएगी। ठीक है। और भारत सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी रोड सेफ्टी के लिए एडवाइजरी जारी की है और हमने रोड सेफ्टी के लिए हमने अलग अलग बजट भी जारी किया है। हमने ब्लैक स्पॉटों का हमने चिन्हीकरण किया है। 4 धाम यात्रा सहित जहां जहां भी दुर्घटना स्थल हैं वहां पर सीसी कैमरे लगाने की हमने बात की है। उसके किनारे डिवाइडर लगाने की बात की है। एक स्पेशल कोच भी हमने किया है। प्रदेश सरकार देश की हमारी ये पहली प्राथमिकता है। तो है एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव गोपाल भट्ट ने शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में नियुक्तियों पर धांधली का आरोप लगाया है और गोपाल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विश्वविद्यालय की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय में हुई कई पदों पर भर्तियां बिना दैनिक समाचार पत्र और विज्ञापन निकाले ही कर दी। गोपाल भट्ट ने विश्वविद्यालय में कार्यरत लोगों पर अपने परिजनों और आरएसएस के लोगों को नियुक्तियां देने का आरोप लगाया गया है। तो वहीं अल्मोड़ा से खबर है जहां पर आपको बता दें कि एनएसयूआई ने गंभीर आरोप प्रदेश की सरकार पर जड़े हैं और अपनी करीबियों को नियुक्तियां देने का आरोप लगाया है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर गंभीर आरोप जड़े गए हैं। इस दौरान आरोप ये लगाया गया कि अपने करीबियों को आरएसएस के लोगों को नौकरियां दी गई हैं। तो वहीं प्रदेश महासचिव ने बैठक की और बैठक में आरोप लगाए हैं। ये बड़ा आरोप जड़ा गया है। अल्मोड़ा से खबर है जहां पर शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को और आरएसएस के लोगों को नौकरियां दी हैं और जो इसके लिए उचित व्यवस्था है उसको फॉलो नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको बता दें कि एनएसयूआई अब मैदान में है। सबसे पहले तो हम डिमांड करते हैं, जब से विश्वविद्यालय बना जो यहाँ पर लगातार जो नियुक्तियां हो रही है वो चाहे किसी में भी, हम सबसे पहले तो चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। चयन प्रक्रिया में इनके द्वारा किसी भी राष्ट्रीय समाचार पत्र और किसी पोर्टल को नहीं दिया गया, तो उसमें अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग नहीं कर पाए जो पात्र लोग थे हमारे शहर में या अन्य जगहों के। तो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ही वही है। और उसके बाद हमने इनसे सूचना ली और सूचना में इन्होंने कई तथ्य हमसे छुपाए, तो उन तथ्यों को लेकर हमने प्रथम अपीली अधिकारी को फिर सूचना लाई। जो आरोप हमारे पर लगाए जा रहे हैं वो सीधा उससे ये लगता है कि विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो नियुक्तियां विश्वविद्यालय स्तर पर या परिषद स्तर पर की गई हैं वो नितांत अस्थायी हैं और जितनी भी अतिथि व्याख्याताओं की जो हमारे द्वारा भर्ती की गई है वो पूरे नियमानुसार की गई है। यूजीसी के नियमों का उसमें पूरा अनुपालन किया गया है। सरकार के जो नियम है उनका हमने पूरा उसमें अनुपालन किया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता राम शरण नौटियाल ने साहिया में आई आपदा से प्रभावित हुए परिवारों से मुलाकात कर विकासनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरसात की वजह से बहुत तबाही हुई है, जिससे ग्रामीणों की सैकड़ों बीघा भूमि और फसल बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और प्रभावित परिवारों को राहत दिलवाएंगे। विकासनगर से खबर है जहां पर आपको बता दें कि प्रभावितों को मदद करने का आश्वासन दिया गया है। अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि रामशरण नौटियाल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि प्रभावितों को जल्द से जल्द मदद दिलाई जाएगी। ये दोनों नदियां, अब ये है कि 4 दिन से वहाँ ये दो नदियां हैं, एक कुटनूर नदी है, एक अमला नदी है।
दोनों ही नदियों का स्रोत है चबोता के साउथ साइड से, और ये समाप्त होती है कुतनूर नदी जो है ये मिलती है जमुना जी से डामठा के पास, और ये जो अमलावा नदी है ये भी जमुना जी से मिलती है कालसी रोहाड़ा के। तो ये दोनों नदियों ने बहुत तबाही दोनों साइड मचाई है। ऐसा नहीं कि कोई फसलों का नुकसान हुआ है, वो खेती उड़ा के ले गई। तो सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में इन दिनों रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। जिला अल्मोड़ा में अनेक जगहों पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में होने वाली रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है और यहां होने वाली रामलीला भारतीय संस्कृति के रागों पर आधारित होती है, जिसके मंचन के लिए रामलीला कलाकार महीनों पहले से मेहनत करते हैं। और रामलीला का मंचन कर रहे रामलीला संचालकों का कहना है कि सरकार को भी इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। परिवर्तन कुछ नहीं है, तब भी ऐसी रामलीलाएं थी, राग बिहाग जय जयवंती दोहा चौपाई, तब भी यही सब कुछ था। थोड़ा सा समय के हिसाब से मॉडिफाई हुई हैं, राधेश्याम आए हैं, डायलॉग आए हैं, लेकिन रामलीलाएं वही अपनी पुरानी परंपराओं पे आज भी बदस्तूर वही गायन होता है, हर वर्ष वही गायन होता है और उत्साहपूर्वक दर्शक उसे सुनने और देखने आते हैं। रामलीला होती थी, कहते हैं कि बिल्कुल से रामलीला हुई, जमीन में बैठ के जमीन में स्टेज बनता था, वहीं पर हारमोनियम वाले हारमोनियम बैठ के रामलीला करते थे। हारमोनियम उसमें एक रामलीला होती थी, बहुत भीड़ रहती थी। वही रामलीला बाद में नंदा देवी में आई, तो आज से करीब 125 लगभग 125 साल उसको होते थे। देखिए, जो हमने जो रामलीला की थी पांडेकला से शुरुआत की थी और 8 साल की उम्र से मैंने पाठ खेलना शुरू किया, तो तब हमारा रामलीला में जो रामलीला होती थी उसमें संसाधन की बहुत कमियां थी। तो हमने इस तरह से रामलीला किया कि पैसे का अभाव था, लाइटिंग का अभाव था, कपड़ों का अभाव था, तो इस तरह से हम रामलीला शुरू करके, लेकिन उस समय हमारे कलाकार भी अच्छे हुआ करते थे और उन्हीं से हमने सीखा ये सब कुछ जो भी आज हम पाठ खेलते हैं। मैंने शत्रुघ्न से लेकर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और मैं जो महिला पात्र वो भी खेल रखे हैं, वो भी पाठ मैंने खेल रखे हैं। तो खबर उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने